परफॉर्म करते हुए देख के आपके आता था। सबसे अभी तक के सबसे लीस्ट नंबर क्या रहे थे? लीस्ट नंबर में 300 में से 107। जेईई मेंस में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.93 परसेंटाइल। सेकंड अटेम्प्ट में भी वही? सेकंड में तो बेकार हो गई। जब आपके पीवाईक्यू हो चुके हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर पीवाईक्यूज। आपके पीवाईक्यू हो गए तो आप बिल्कुल बुक्स टच करिए। मेरे टीचर भी लगते थे यार वे इतनी थकावट हो जाती थी ऑफ कोर्स। रात में 9 बजे घर आने के बाद नहीं कुछ करने की हिम्मत रहती थी, थोड़ा बहुत ही देख पाते थे। गिव अप करते तो कौन लोग टिके रह सकते हैं? जो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली, आपको भले ही कोई चैप्टर तैयार हो ना तैयार हो, आप इतना रखो कि मुझे नवंबर से एटलीस्ट फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देना है। फुल सिलेबस जो तैयार है नहीं है ठीक है, आप टफ टेस्ट देते जाइए, अपने आप इम्प्रूवमेंट होता है। तो नर्वसनेस और या फिर मतलब डिप्रेशन नहीं आता था? डिप्रेशन तो नहीं, आई वुड से सेल्फ डाउट आता था कि हो पाए। अपना रैंक देखते हो कि मेरा 2700 रैंक, देन पेरेंट्स का रिएक्शंस क्या रहता है? पेरेंट्स का रिएक्शन तो ऑफ कोर्स बहुत खुश था। डियर फ्रेंड्स, सो आज हम लोग जानेंगे प्रखर से इसके जेईई की जर्नी के बारे में, एंड ही इज़ आवर गेस्ट टुडे। सो राइट नाउ ही इज़ स्टडिंग इन IIT रुड़की एंड मैकेनिकल फील्ड, मैकेनिकल ब्रांच। हाय प्रखर, हाउ आर यू? बढ़िया हूँ एकदम। मैं, आप कैसे हैं? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। सो प्रखर, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। हाँ, मेरा नाम प्रखर अग्रवाल है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैंने अपनी कोचिंग वाराणसी से ही की थी और मेरी जो एडवांस रैंक 2700 थी। ओके, 2700 रैंक। सो 2700 रैंक के लिए कितना मेहनत करना पड़ा प्रखर? 2700 रैंक एक्चुअली मेहनत इज़ नॉट लाइक डायरेक्टली रिलेटेड टू रैंक। मेहनत आप ज़्यादा की करते हैं, लेकिन जो भी एग्जाम ऊपर नीचे हो जाता है, रैंक उस हिसाब से आती है। सो एक बात बताओ, जैसा होता है क्या है कि अगर हम जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये किक कब से मिलना स्टार्ट हुआ था कि मुझे जेईई करना है? किक मिला था, लाइक मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट तो था स्टार्टिंग से, और फिर उसके बाद लाइक 9th-10th में आते आते मैंने देखा कि कुछ दोस्त लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन 9th से 10th से। 9-10 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है? कहीं कहीं कोचिंग में 6th से स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से मुझे लगा कि आइडिया कि हाँ, जेईई इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर माई इंटरेस्ट। अच्छा, तो आपने 9-10th में ही प्रिपरेशन करना? नहीं, मैंने प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट की। मुझे कुछ नहीं मालूम था जेईई के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में 9th-10th में। मैंने बस सुना था कि जेईई सुना था कि जेईई कुछ हो, तो हाँ। फोकस मतलब 9-10th पे सिर्फ अपना 9th-10th में स्कूलिंग, सिर्फ स्कूलिंग पे ही आपका जस्ट फोकस स्कूलिंग पे, राइट था? ओके, सो 9-10th का जो जर्नी था, तो 9-10th में आपका 10th में कैसा परसेंटेज रहा था? 10th में आई वाज डूइंग ओके। 10th में मेरा परसेंट था 94। 94% 10th पे। फिर 11th में आते हो। हाँ। तो 10th का जो कंसेप्ट रहता है काफ़ी इजी रहता है एज कम्पेयर टू 11th। हाँ। तो वहाँ पर लोगों को एक बहुत बड़ा ये मिलता है यार, कि जिसको हम लोग बोलते हैं यार 10th से 11th में जो ट्रांजिशन पीरियड जो रहता है ना, तो 11th में आकर आने के बाद कैसा फील हुआ था आफ्टर 10th? 11th में क्या सीन रहता है ना कि 10th तक भी आप एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले कर आराम से हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। लाइक ऐसा नहीं है कि यही गाइडेंस देना चाहता हूँ मैं दूसरों को, लेकिन ट्रुथ यही है कि आप संभाल ले जाते हो, चाहे वो 10th के बोर्ड्स की ना हो। लेकिन 11th में आप समझ के अगर नहीं काम कर रहे हो चीज़ों को, सब्जेक्ट को, तो फिर नहीं हो पाएगा आपको। सो 11th और 12th में मैं पूछूंगा तो 11th और 12th में टफ कौन सा था? 11th पार्ट या फिर 12th पार्ट? 11th पार्ट वाज मोस्ट टफ, क्योंकि अगर 11th के यूज्ड टू हो गए थे तो 12th आसान था। 12th इजी रहता है अगर मोस्ट यूज्ड टू हो जाते हो तो। सो 11th में जैसे आए तो 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों में कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा? फिजिक्स में बेस्ट मेरा मैथ्स था हमेशा से, और इंटरेस्ट मेरा मैथ्स में था। मैथ्स में ही आपका इंटरेस्ट बना रहा था। काफ़ी लोगों से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पाते, मैथ्स का इंटरेस्ट होने के बाद भी, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस। इसके पीछे मैथ्स, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि अगर आपका बेसिक नहीं सही है तो फिर आप, लाइक अगर बेसिक सही है तो आप कोई भी प्रॉब्लम कर लोगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मैं प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, तो आपके बेसिक में कहीं दिक्कत है। आप देखिए कि स्टार्टिंग से जब वो पढ़ाया जा रहा था, जब वहाँ पे थे, जब आप क्लास में कभी शायद गलती से ध्यान छूट गया हो, तो वही मेन कारण है मैथ्स के क्वेश्चंस ना होने का। कुछ चैप्टर मेरे भी ऐसे थे जो खराब थे, और उनका भी कारण यही था। सो यार, जैसे मैथ्स का जो क्वेश्चन नहीं होने का कारण है, मैथ्स का बेसिक से मतलब क्या, जो फॉर्मूला रटाफिकेशन है, रट के फॉर्मूला बनाना या फिर डेरिवेशंस पे जाना? नहीं, डेरिवेशंस, क्योंकि आप, सबसे पहली बात, जरूरी नहीं हो कि आपको फॉर्मूला याद हो, और दूसरी बात, जरूरी नहीं हो कि आपसे सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि भाई मान लीजिए फॉर्मूला में 4 वेरिएबल है, 3 की वैल्यू दे के चौथी पूछ ली। तो मतलब रटना, मतलब रटने पे नहीं हो सकता है। ये 10th तक आप कर सकते हो, 90-95% भी ला सकते हो, लेकिन 11th 12th में प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, सो आपने कहाँ से कोचिंग ली थी? वाराणसी में ही। मेरी कोचिंग का नाम था ओरिजिन्स। वो वाराणसी की कोचिंग है,
लाइक ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया कोचिंग है। तो मैंने वहीं से 11th-12th कोचिंग की होनी और 2 साल में 2 साल में हो गया आपका 11th 10-12 में आपका 11th का कोचिंग आपने वाराणसी में ले लिया, राइट? तो वाराणसी का कोचिंग आपने करा, तो ये कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला था? काफ़ी लोग कोटा जाते हैं, काफ़ी लोग यार PW जाते हैं, LN जाते हैं, बहुत कुछ, तो इस कोचिंग में ही क्यों? इस कोचिंग में क्यों, क्योंकि मेरा एक दोस्त था इसमें, स्टार्टिंग से 8th से था इस Okay. कोचिंग में, तो मुझे लाइक सुनने में आया था इस कोचिंग के बारे में। और दूसरी बात कि रिजल्ट्स भी अच्छे थे इस कोचिंग के, और अगर मैं कोटा वगैरह क्यों नहीं गया तो मुझे लगा कि नहीं ज़रूरत है, लाइक इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि ध्यान कर देंगे तो लूंगा। कहीं से भी कर लेंगे। तो ये हाँ। ड्रॉप ईयर लेने की जरूरत पड़ी थी या फिर फर्स्ट? नहीं, ड्रॉप ईयर लेके 12th के बाद। 12th के बाद तुरंत हो गया था। जेई मेंस में क्या परसेंटाइल रही? जेई मेंस में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.93 परसेंटाइल। सेकंड अटेम्प्ट में भी वही? सेकंड में तो बेकार हो जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में बेकार हो जाता है? हाँ। सेकंड अटेम्प्ट मतलब आपका बेकार हो गया था? सेकंड अटेम्प्ट में हाँ कम हो ही जाता है, लाइक एडवांस पे ध्यान चला जाता है। मेंस के लिए अलग तरह की प्रैक्टिस चाहिए कि थोड़ा कम कंसेप्ट समझ के आप सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हो। यार जेई मेंस का मैं समझ में आया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का परसेंटाइल अच्छा है, सेकंड अटेम्प्ट का परसेंटाइल चलो ठीक है, जैसा भी रहा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना काम कर दिया, 99 अगर लेकर के आ गया तो वो सब सही है। अब एडवांस का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते हैं लोग? एडवांस का प्रिपरेशन इज नॉट लाइक एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम जेई मेंस। आप प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 11th ही स्टार्ट कर दिए एडवांस की, लेकिन आप जैसे जैसे जेई मेंस पास आया, से जनवरी में पहला अटेम्प्ट होता है, तो आप नवंबर दिसंबर से मेंस ओरिएंटेड हो गए कि ठीक है हमको अब जितना पढ़ाई करनी थी कॉन्सेप्ट्स की हम कर लिए, अब हमको मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अपनी स्पीड पे ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स रिवाइज करना है। कभी डीमोटिवेशन नहीं आता था जब नंबर कम आते थे? डीमोटिवेशन तो बहुत आया है, नंबर कम पे भी, चाहे तबीयत खराब के कारण 1-2 हफ्ता क्लासेस छूट गई, बहुत डीमोटिवेशन हुआ है। बैकलॉग्स, बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो जाना? नहीं, बैकलॉग्स तो मेरे ऐसे बहुत नहीं हुए। बैकलॉग्स होते तो मैं शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाता, बैकलॉग्स कवर करना थोड़ा मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन डीमोटिवेशन मेन टेस्ट में नंबर कम या दूसरों को ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देख के आता आपके था। सबसे अभी तक के सबसे लीस्ट नंबर क्या रहे थे? लीस्ट नंबर में 300 में से 107। 107? और ये कब की बात है, स्टार्टिंग की या फिर मिड वे की बात? नहीं, ये 11th की बात है। 11th में मेरा एक मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई चैप्टर मेरा वीक था, वो थर्मोडायनेमिक्स था केमिस्ट्री का। तो जब वो टेस्ट में आ रहा था तो मैं देख के घबरा गया था, अरे ये टेस्ट तो बहुत बेकार जाएगा, और बेकार चला भी गया। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब मैं आपको मतलब लीस्ट नंबर 107 मिले थे। हाँ। और एडवांस में सबसे लीस्ट नंबर क्या रहे थे? एडवांस के टेस्ट में मेंस के बाद ही दिया, एडवांस के टेस्ट में ज़्यादा पहले देता नहीं था। और अच्छा, ओके, मेंस होने के बाद आप जो 3-4 महीने का जो हाँ, गैप मिल जाता है वहाँ पर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। ओके, तो उसमें आप जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपके सबसे पहले नंबर कुछ कैसे आ रहे थे? एडवांस के टेस्ट जैसे 2 पेपर होते हैं 180 के। 180, ओके। तो 360 में से मेरे लगभग 180 आते थे, 180-190। 180 आते थे। किसी के अगर बैकलॉग्स हो जाते हैं तो बैकलॉग्स को अगर कवर करना है तो उसके लिए क्या सजेशंस रहेगा? देखिए, बैकलॉग अगर आपका है तो आप सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जो करंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो ना छूटे उसके कारण। कि बैठ के बैकलॉग कवर कर रहे हैं उसके कारण जो करंट पढ़ाया जा रहा है वो बैकलॉग में जा रहा है। आप करंट टॉपिक को पकड़ के रखिए, और क्योंकि आपका बैकलॉग हुआ है तो आपको उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपने बैकलॉग्स फिनिश करने में। चाहे वो आप लेक्चर से करें, चाहे आपको थोड़ा बहुत आता है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमी है तो आप क्वेश्चंस करें, लेकिन करंट को हमने देखा है ऐसा बहुत होते हुए कि जैसे मैं 11th से 12th में आया था तो कुछ लोग थे जिनका 11th का काफ़ी पार्ट बैकलॉग रह जाता है, तो वो उसमें लगे रहे, उसके कारण उनका 12th की बेसिक्स खराब हो गई। सो आई वुड से कि जो करंट टॉपिक्स हैं उनको आप पकड़ के रखिए, बैकलॉग्स उनके साथ साथ ही कवर करिएगा, कभी अलग से मत कवर करिएगा। सो आई मीन टू से जैसे बैकलॉग्स होता है तो बैकलॉग्स के लिए यार वन शॉट वीडियोस देखना सही रहता है या फिर आपको लॉन्ग टर्म वीडियोस ही देखना रहेगा? काफी लोग पूछते हैं वन शॉट वीडियोस देखा जा सकता है या फिर लॉन्ग टर्म वीडियोस से? वन शॉट, हाँ, वो चैप्टर पे डिपेंड करता है। कुछ चैप्टर्स वन शॉट में किए जा सकते हैं, खास जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, वो उसमें मेटलर्जी है, वो मैंने वन शॉट से किया था क्योंकि उसमें बहुत कंसेप्ट जैसी चीज़ नहीं है। अब लेकिन कंसेप्ट जैसी चीज़ है, आपको हर एक लेक्चर पे समय देना है, तो वो वन शॉट से नहीं होगा। आप लेक्चर देखें, उसकी कुछ डीपीपी मिली आपको, कुछ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिले, तो उस पर समय देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चैप्टर उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। समय से अगर मैं पूछूं तो आप दिन भर में कितना स्टडी करते थे? इस सवाल का कोई सटीक जवाब तो नहीं है मेरे पास, मैं कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया कितना मैं करता हूँ, लेकिन आई वुड से 8 घंटा। 8 घंटा मतलब हो जाता था 8 घंटा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि कितना बनाना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो तीनों ही
तीनों ही सब्जेक्ट को हर दिन टच में रखते थे, या फिर आज फिजिक्स बना लिया, फिर कल केमिस्ट्री बना लिया, परसों मैथ्स देखिए बना मेरे लिया? टीचर्स तो ये बोलते थे कि रोज़ तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन वो हो नहीं पाता था डेली। तो मतलब किसी दिन केमिस्ट्री हो गया, सिर्फ किसी दिन मैथ्स हो गया, लेकिन टाइम फिक्स होता था कि इतना टाइम देना है। इतना टाइम? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ आज 100 क्वेश्चंस बनाना है, कम से कम 120 130 ऐसे टच करना है? नहीं ऐसा नहीं, लाइक जो असाइनमेंट्स मिलते थे टीचर से वो Okay. कंप्लीट करना है ऑफ द टास्क। और अगर जब मेंस पास आ रहा था तब क्वेश्चंस करने थे। तो इतना था कि एटलीस्ट जैसे मेंस में 25 क्वेश्चंस होते हैं पर सब्जेक्ट, तो टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना था कि दिन में 75 और 100 क्वेश्चंस तो करने हैं। अब Mains pass क्वेश्चन आ से मेरा मतलब ये है कि आपके जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो, हम्म। 75 क्वेश्चंस बना रहे हो, 100 क्वेश्चन बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस बना लो, मतलब इट शुड बी डिफरेंट। हाँ, it should be different, and I would say not only from the same chapter, from different chapters also. डिफरेंट हाँ। चैप्टर से अगर आप डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका सही होता है, मतलब कंसेप्ट आपका सही। अच्छा, ये जो हम लोग PYQs देख रहे हैं, DPP देख रहे हैं, मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, इसके अलावा कुछ बुक्स होता है जो हम लोग जिसको बेसिकली बोलते हैं यूरोडोस की बुक्स होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं यूरोडोस, तो इसके बारे में क्या विचार है? एरोडो मैंने ऑनेस्टली नहीं करी थी। एरोडो मैंने टच भी नहीं करी, स्टार्टिंग में की थी 11th के, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस किए होंगे बस, लेकिन मैंने नहीं टच की थी एरोडो। सो इन बुक्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप बुक्स तब टच करिए जब आपके PYQ हो चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर PYQs। आपके PYQ हो गए तो आप बिल्कुल बुक्स टच करिए। मेरे टीचर भी यही कहते थे कि जब हम बुक लेके कोई डाउट लेके जाता था तो पहले पूछते थे PYQ हो गया कि नहीं। PYQ हुआ वो ज़्यादा जरूरी है, वो पूरे एग्जाम को रिफ्लेक्ट करता है PYQ। ओके। PYQs कितने ईयर के करने चाहिए? मेंस के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि एक साल एक अटेम्प्ट में लगभग 10 पेपर बन जाते हैं मेंस के, ठीक है। हर पेपर में 75 क्वेश्चन, हाँ। 2 अटेम्प्ट मतलब 20 पेपर, हम्म। 150 क्वेश्चन, सॉरी 75 क्वेश्चन प्रति पेपर। 150। तो आप 2 साल के भी मेंस के पूरे कर लेना, से 25-24 के भी कर लें, तो वो पूरे ही नहीं होंगे, बहुत होते हैं मेंस के लिए। 2-3 साल के आर इनफ। मतलब 3-4 साल के अगर आप हाँ, हाँ, PYQ हाँ, सॉल्व कर लो तो वो इनफ हाँ, है। क्योंकि अब बहुत पेपर्स बहुत बनने लगे पेपर ना। बनने लगे, एग्जैक्टली। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन सा सब्जेक्ट्स में करे थे? सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ क्या है, वो बहुत रेगुलर रिवीजन चाहिए होता है उसमें। फिजिक्स में आप समझ जाते हो तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं आपके दिमाग में कि हाँ थोड़े दिन से छूटा हुआ है तो भी पकड़ में आ जाता है। केमिस्ट्री में बहुत इंटेंस रिवीजन चाहिए होता यार है। केमिस्ट्री का अगर इंटेंस रिवीजन चाहिए तो इंटेंस रिवीजन काफ़ी लोग केमिस्ट्री के लिए NCERT पे ही रिलाई रहते हैं, और उसके साथ साथ कोई दूसरा बुक नहीं लेते हैं। तो आपका क्या था कि NCERT, आपको क्या लगता है सिर्फ NCERT से केमिस्ट्री हो जाएगा या फिर कुछ आपको मटेरियल से अलग लेना पड़ेगा? अगर PYQs को देखा जाए तो सिर्फ NCERT बेस्ड PYQs नहीं पूछे गए हैं मेंस में, फिर भी ठीक है NCERT। आप NCERT के क्वेश्चंस कर ले रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आई वुड नॉट से कि NCERT इज इनफ। आप PYQs करके देख लो कि आपसे PYQs हो रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद NCERT जो भी है आप थ्योरी पढ़ सकते हो। NCERT से आप जो भी कोचिंग फॉलो कर रहे हो उनके लेक्चर दे सकते हो। आप सबसे पहले एक मेक श्योर कर लो कि आपसे PYQs हो रहे हैं, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए NCERT कर सकते हो। जैसे और मैं अगर किसी बुक का नाम लूँ तो एन अवस्थी में करता था। नमस्ते। और क्या क्या बुक आता है केमिस्ट्री में? RC मुखर्जी? हाँ, RC मुखर्जी है। केमिस्ट्री में N अवस्थी का आप बताएं। एन अवस्थी है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में एक नीरज कुमार है, दैट इज आल्सो वेरी पॉपुलर। मतलब यार देखो, अब इतना सारा हमें बुक नहीं पढ़ना, हमें Book मतलब नहीं हो लाइक पाती है हमें इतने बुक सारे। नहीं पढ़ना, हमें बस खाली मतलब देखना है कि हमारा कंसेप्ट कितना अच्छा है, स्ट्रांग है। बुक्स मेनली मैं पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता नहीं था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करता था। पढ़ता लेक्चर से था, या हाँ मेनली लेक्चर से या टीचर के नोट तो से। ये हो गई। और फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए बुक, अगेन फिजिक्स के लिए मैंने बुक्स नहीं की, HC वर्मा? PYQs की। HC वर्मा 11th में की थी, लेकिन वो छोड़ दी थी। लाइक सर ने बोला कि PYQ देखो, PYQ सिर्फ अगर PYQs? हाँ और सिर्फ PYQs पे फोकस रहते थे या फिर DPP को हाँ असाइनमेंट? मतलब फर्स्ट कोचिंग के मॉड्यूल्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन PYQs। इन दोनों के हो जाने के बाद ही कुछ और। ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर में रिलायमेंट? ऑनलाइन सोर्सेज नहीं, ऑनलाइन सोर्सेज का मैंने कोई भी मदद नहीं ली थी। कुछ थोड़ा नहीं? बहुत लेक्चर देखा होगा यूट्यूब पे, लेकिन ना के बराबर ऑनलाइन। ऑफलाइन से हो हाँ, गया सब था, मेरा सारा टोटल चीज ऑफलाइन था। ऑफलाइन से हो गया था। कैसा रहता था रूटीन आवर्स क्लासेस का? रूटीन्स मेरा था, मेरी क्लासेस शुरू होती थी 1 बजे से दोपहर में, और रात में 8 साढ़े 8 तक। 8 साढ़े 8 तक चली जाती थी। तो थकावट नहीं लगती थी यार, वे इतनी थकावट हो जाती थी ऑफ कोर्स। रात में 9 बजे घर आने के बाद नहीं कुछ करने की हिम्मत रहती थी। थोड़ा बहुत ही देख पाते थे, मेन अगले दिन ही करते थे। एग्जॉस्टिंग होता। अच्छा, ये जो भी माहौल रहता है तो इसमें थोड़ा सा इमोशनल प्रैक्टिकल मतलब जो देते रहे घर वालों का सपोर्ट चाहिए,
तो कैसा मतलब आपको सपोर्ट घर वाले का किस तरह का सपोर्ट घर वालों का बहुत सपोर्ट था मेरे केस में। लाइक वो समझते थे कि कब ज़रूरत है कि मान लो रिलैक्स की ज़रूरत है, या कहे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई किसी दिन तो मेरा काफ़ी लेक्चर छूट गए, तो वही उनका सपोर्ट आता था कि तुमको जो आता है वो रिवाइज़ करो, बहुत परेशान मत हो उस बारे में कि जो छूट गया नहीं छूट गया। घर वालों का तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, और कुछ और मुझे चाहिए तो भी अवेलेबल कराना। जैसे जैसे जेई मेंस नज़दीक आता है हार्ट बीट बढ़ते जाती है। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। बहुत रिलेटेबल है, राइट ना? हाँ। नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा आने हाँ। लगता है, काफ़ी लोग इसी मोमेंट में गिव अप कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो अभी जेई मेंस अभी अब बहुत नज़दीक आने जा रहा है, 4 महीना 5 महीना इस तरह से अभी ड्यूरेशन बाकी है, 3-4 महीने अब बच गए हैं, तो इसमें काफ़ी लोग गिव अप करते हैं, तो कौन लोग टिके रह सकते हैं? जो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली, आपको भले ही कोई चैप्टर तैयार हो ना तैयार हो, आप इतना रखो कि मुझे नवंबर से एटलीस्ट फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देना है। फुल सिलेबस जो तैयार है नहीं है ठीक है, आप टफ टेस्ट देते जाइए, अपने आप इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। मैंने भी ये बहुत मतलब एक मैजिक सा देखा कि अरे ये कैसे हो रहा है, मुझे किसी चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब लगभग 2-3 दिन मतलब आपने टेस्ट दे करके काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया। हाँ, टेस्ट देने से रिवीजन होता है, स्पीड बढ़ती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। ओके, जैसे सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आप आईआईटी रुड़की में अपने आप को देख लेते हो, वैसे 2700 में आपको काफ़ी और भी आईआईटीज़ मिल रही होगी जिसमें बहुत अच्छी ब्रांच मिल रही होगी अगर हम टॉप 7 आईआईटी से बाहर जाते हैं तो लाइक कंप्यूटर साइंस भी कहीं पे मिल जाती है, या फिर तो यार ये क्यों सोचे कि मुझे मैकेनिकल में अगर आईआईटी रुड़की मिल रहा है तो चलो मैकेनिकल एक्सप्लोर कर लेते हैं। I was not like totally inclined towards mechanical, more towards IIT रुड़की कि IIT रुड़की आ जाए, यहाँ पे टॉप 7 क्या है, मैकेनिकल माहौल देखना है यहाँ का माहौल देखा जाए और लोगों से मिला जाए। तो कैसा लगा अभी तक का माहौल? अभी तक का तो बहुत अच्छा माहौल लगा, ऐसा इतने सारे लोगों से एक बार में आज तक कभी नहीं मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार घर से बाहर हो? हाँ, पहली बार घर से। पेरेंट्स का जैसे आपका एग्जाम क्रैक होता है, जो अपना रिजल्ट्स देखते हो, अपना रैंक देखते हो कि मेरा 2700 रैंक, देन पेरेंट्स का रिएक्शंस क्या रहता है? पेरेंट्स का रिएक्शन तो ऑफ कोर्स बहुत खुश था। मैं लाइक जिस दिन एग्ज़ाम था, पेपर देके मैं घर आया था, तो मैं बताया था थोड़ा-थोड़ा ऐसा क्या इतना आएगा, इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत था। एडवांस में कितने नंबर बने थे? एडवांस से मेरे थे 169 आउट ऑफ 360। अच्छी नंबर है। एंड ये भी चीज़ होता है ना, थोड़ा-सा नर्वसनेस के कारण भी हमारा नंबर कमता भी या बढ़ता भी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 200 तो टच हो ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेकिन वो बहुत हार्ट बीट तेज हो जाती है एग्ज़ाम के दिन। तो इस चीज़ के लिए बचने के लिए आई वुड से कि आप काफ़ी ज़्यादा अगर मॉक देते हो एक इन्वॉल्वमेंट में, मैंने ये शायद कमी थी मेरी प्रिपरेशन में कि मैंने थोड़े कम टेस्ट किए थे एडवांस के। आप अगर बहुत पहले से करते रहते हैं तो एडवांस का जो क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट होता है, तो ये आप बहुत पहले से स्टार्टिंग कर दिए थे या फिर मेंस के बाद ही आप एडवांस के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए थे? जब कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी एडवांस की पीवाईक्यूज करता था, क्योंकि वो उस समय एकदम फ्रेश है दिमाग में वो कंसेप्ट, तो उस समय भी क्वेश्चन टच करता था। और रही बात लाइक फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह देने की या एक बार में सिर्फ एडवांस से क्वेश्चन बैठे करने की, तो वो मैंने मेंस के बाद स्टार्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट। कभी-कभी होता है क्या कि एडवांस के क्वेश्चन हमसे बनते नहीं हैं, तो नर्वसनेस और या फिर मतलब डिप्रेशन नहीं आता था? डिप्रेशन तो नहीं, आई वुड से सेल्फ डाउट आता था कि हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है ये। लेकिन आप टीचर के पास जाइए, देखिए क्वेश्चन, आप अपनी कॉपी खोलिए, जो भी पढ़े हैं वो सब देखिए, तो ठीक है। बहुत लोग जर्नी में ना बेस्ट कॉम्पिटिटर को खोजते हैं कि मेरा बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, तो आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन? हाँ, एक स्टूडेंट थी मेरी कोचिंग की, शी वाज लाइक ऑलवेज अहेड ऑफ मी, तो वो एक तरह से मुझे मदद भी करता था कि लाइक नहीं, आगे बढ़ते रहना है, ऐसे कोई आगे कैसे रह सकता है। उनका कहाँ पे हुआ है अभी सिलेक्शन? उनका है आईआईटी दिल्ली में CS ब्रांच। अच्छा, आईआईटी दिल्ली CS ब्रांच, सेम कोचिंग? हाँ, सेम कोचिंग। ग्रेट। तो अभी भी मतलब अब दोनों प्राउड फील करते हो कि हाँ मैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में हूँ और तुम आईआईटी रुड़की में हो, दोनों पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सो इट्स वेरी ग्रेट थिंग ना कि अब रुड़की का भी आप देख रहे हो, रुड़की में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है रुड़की में। और मुझे तो मैं पर्सनली बताऊँ तो आईआईटी दिल्ली से मुझे यहाँ का कैंपस ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप गए हो आईआईटी दिल्ली? नहीं, मैं आईआईटी दिल्ली नहीं गया। इनफैक्ट मैं किसी आईआईटी का कैंपस भी नहीं देखा था। मैं आईआईटी रुड़की आने के बाद पहले आईआईटी रुड़की तो यार वन ऑफ द बेस्ट कैंपस हैं ही। काफ़ी मतलब यार, कभी अभी तो आप लोगों को वो
छूट नहीं दिया गया ना बाहर में जाने का, नहीं हो गया वो, कर्फ्यू वाला वो सिस्टम एंड हो गया। एंड हो गया, तो अब रात वाला फील देखते हो हाँ, तो आप जा सकते हैं। कोई ऐसा कुछ बढ़िया। इशू नहीं आता है। अच्छा ये बताओ, जो यहाँ पे फर्स्ट डे था IIT रुड़की में, तो फर्स्ट डे वाला माहौल कैसा था आपका? फर्स्ट डे वाला माहौल लाइक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी जगह भी होती है, इतनी सारी फैसिलिटीज भी एक जगह एक बार में मिलती है। एक बार वाज द फर्स्ट रिएक्शन कि वाओ, ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी अचीवमेंट हाँ। हो गया कि क्यों लोग IITs में आने के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो फिर आपको पता चला कि हाँ मैंने सही डायरेक्शन से मेहनत किया तो मिल गया। तो अब आगे का क्या विचार है, अब आगे क्या करना है? अब आगे सबसे पहले एकेडमिक्स मेंटेन करने हैं, अच्छी CGPA मेंटेन करनी है। फिर उसके बाद देखते हैं, लाइक बहुत प्लानिंग तो नहीं की है फ्यूचर की, देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत लोगों एक्टिविटीज से वगैरह बात कुछ करते चीज सोचे हो पड़ा एकेडमिक्स के अलावा? हैं। एकेडमिक्स के अलावा क्लब इन्वॉल्वमेंट्स में आई वुड लाइक द म्यूजिक क्लब, ओके एंड उसके अलावा तो मुझे ऐसा बहुत कल्चरल क्लब में इंटरेस्ट नहीं है, एंड ऑन द अदर साइड आई वुड से सम टेक क्लब्स। टेक क्लास। ओके, जूनियर्स को क्या बताओगे लास्ट में, अगर जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना हो तो? जूनियर्स को एडवाइस यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, चाहे आपका जैसे भी कंडीशन चल रही हो, आप सेल्फ डाउट में हो, आपका बैकलॉग्स में जो भी है, आप बस कंसिस्टेंट रहिए कि बस काम करते रहना है। हर दिन के अंत में लाइक इतना रहे कि हाँ आज काम हुआ, भले ही कल से कम हुआ, परसों से भी कम हुआ, लेकिन आज काम हुआ। आज काम हुआ। कुछ लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं भैया अभी JEE मेंस हो सकता है, अभी तैयारी कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ, तो ऐसे बच्चों को क्या बताओगे? सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लाइक स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर School रहे हैं students जो की अभी बात तक हाँ PYQs नहीं करते। आप अभी से PYQs करना शुरू कर देंगे तो आई वुड से डेफिनेटली हो जाएगा। आप PYQs करिए चैप्टर वाइज, तो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है पहले उनके करिए, फिर जो वीक है उनके करिए, फिर उसके बाद धीमे धीमे आपका स्टेज आएगा कि हाँ अब मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे सकता हूँ, सिलेबस तो आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए। टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ पता है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का क्या जाता है रैंक वगैरह जो सिलेक्शंस के लिए? IIT रुड़की का आई एम नॉट श्योर, से 400 लगभग 400 300 400 इस तरह की रैंकिंग में सिलेक्शन होता है। और एक चीज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी एक बहुत अच्छी है कि अगर 300 के अंदर में अगर आपकी रैंक रहती है तो IIT रुड़की का एक स्कॉलरशिप है जिसमें 25,000 एज ए स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख करके आते हैं। मतलब अगर 300 अपना ये IIT रुड़की अपने आप को इम्प्रूव कराने के लिए ये एक स्कॉलरशिप्स वाला सिस्टम ऑप्ट कर रखा है। और यहाँ पर बहुत कुछ फैसिलिटीज़ जैसे कि हम लोग बोलते हैं जो स्विमिंग पूल है, जिम है, वो तो बाकी भी IITs में, तो अभी तक कुछ उसका इस्तेमाल किए हो या फिर नहीं? जिम तो मैं अभी तक नहीं गया, जाने का प्लान है। बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती मुझे, जाऊंगा वो तो सिखाएंगे यार, धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे। क्रिकेट वगैरह दोस्तों के साथ? क्रिकेट नहीं, टेबल टेनिस बहुत खेला। टेबल टेनिस काफ़ी ज़्यादा खेला। ओके, लास्ट 5 क्वेश्चंस, एक रैपिड फायर रहेगा। ओके। टी और कॉफ़ी? टी। फेवरेट बुक? मर्चेंट ऑफ रेविस। ओके, बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ? माय ब्रदर। ओके, ऐसा चीज़ जो आप रिग्रेट करते हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था? नॉट इनफ मॉक टेस्ट। ओके, ग्रेट। फ्यूचर गोल? बिकमिंग वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू प्रखर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारे चैनल के बारे में कुछ? हाँ, मैं हर्ष सर का चैनल अभी हाल ही में डिस्कवर किया, लाइक, और द बेस्ट थिंग आई फाउंड आउट कि ही ट्राइज आउट अ डाइवर्स टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब हर चीज़ ट्राई करनी है। एंड वन मोर थिंग आई वाज टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाज कि कंसिस्टेंसी बहुत है इनके चैनल पर। थैंक यू सो मच प्रखर, थैंक यू सो मच, और ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच नॉलेजेबल थिंग्स। बहुत कुछ आपने बहुत लोगों को सिखाया, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को जल्दी ये पॉडकास्ट मिल जाएगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, लाइक करना मत भूलिएगा।